चेंज इन क्या ऑफ प्रॉपर्टी। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो इस टॉपिक में डिस्कशन किया उसको जरा शॉर्ट वर्ड्स में रिवाइज करें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? एक नजर मेरा ख्याल बेहतर रहेगा पेज 172 देख लेंगे। पेज 172 पर उसके जरा डेफिनेशन कम से कम रिवाइज करें। ये एक प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी का मतलब लैंड भी हो सकती है, सिर्फ बिल्डिंग भी हो सकती है, बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी हो सकता है और लैंड और बिल्डिंग कंबाइन भी हो सकती है। ये हेल्ड बाय ओनर होती है या रेंटल्स के लिए होती है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होती है और या दोनों के लिए होती है। लेकिन ये ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए भी नहीं होती है। यहां तक ठीक है, याद आ गया? अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ओनर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग थी, आप उसे हेड ऑफिस के तौर पे या फैक्ट्री के तौर पे यूज कर रहे थे। आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे होंगे? IS 16। सब्सिक्वेंटली आपका प्लान बदल गया, आपने डिसाइड किया कि यार प्रॉपर्टी अच्छी जगह पे है, इसे अगर रेंट आउट कर दिया जाए तो ज्यादा फायदा है। तो रेंट आउट कर दिया जाए का मतलब अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी और आपको किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में आना होगा। इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। आपके पास कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, आपने महसूस हुआ कि बिजनेस के हेड ऑफिस के लिए कोई जगह होनी चाहिए, आपने सोचा कोई नई प्रॉपर्टी क्या लेनी, अपनी है तो सही, और आपने उसे अपने यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए रख लिया। तब आपको IS 40 से IS 16 पे आना होगा। सिमिलरली आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी जो IS 40 में थी, आपका देन बिजनेस बदल गया और आपने सोचा प्रॉपर्टियां बेच के ही जरा प्रॉफिट कमाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो IS 40 से IS 2, और IS 2 में कोई प्रॉपर्टी थी बेचने के लिए, आपका इरादा बना कि यार इसे रेंटल के लिए रख लेते हैं, इसे बेचने के लिए रहने देते हैं, तो IS 2 से IS 40। तो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में भी जाना पड़ सकता है अगर प्रॉपर्टी का यूज बदल जाए। प्रॉपर्टी ना बदल जाए, प्रॉपर्टी का यूज बदल जाए। प्रॉपर्टी अगर अपने लिए इस्तेमाल हो रही है तो ओनर ऑक्यूपाइड है, IS 16 है। रेंटल्स कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए IS 40 है, और अगर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो IS 2 है। अब बेटा हमने डिस्कस ये करना है यहाँ कि अगर चेंज इन यूज हुआ है तो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड पे कैसे शिफ्ट होना है। बात इंशाल्लाह सिंपल ही निकलनी है, लेकिन क्योंकि जरा नहीं है इसलिए थोड़ा सा मुझे जरा आपको टाइम देना पड़ना है। स्टार्ट करें सर? कौन सा पेज है? वापिस आ रहे हैं 176 पे, और कौन सी हेडिंग है? चेंज इन यूज ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, जरा जो मैंने बातें की हैं वो कुछ लिखी भी हुई हैं जी। रेडी है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पहले हम जरा जिस तरह ये लिखा हुआ है जरा साथ साथ पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, लेकिन इसके बाद में बड़ी आराम से छोटी सी एक समरी बन जाएगी जिसकी बेस पे इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। द एंटिटी में, शुरू कर ले फर्स्ट लाइन से जो नीचे लिखी हुई। change entity may during the current reporting period change the use of property. The following there are following possible changes from to: नंबर 1, IS 16 से IS 40 में शिफ्ट हुआ जा सकता है, IS 2 से IS 40 में आया जा सकता है, और IS 40 से कहां और कहां भी आया जा सकता है। ये मेरा ख्याल अगर हम गौर से देखें तो शायद सारे ये जो स्टैंडर्ड्स के इर्द गिर्द आने जाने के कॉन्सेप्ट से फाइनल हो गए। IS 40 में कहां कहां से आया जा सकता है? IS 2 से और IS 16 से। और IS 40 से कहां कहां जाया जा सकता है? और अगर IS 16 से IS 2 में जाना है तो IS 40 में बहस नहीं हो सकती। हम IS 40 में आना और यहां से जाना डिस्कस कर रहे हैं IS 40 के एंगल से। कहां कहां से आ सकते हैं? 2 से, 16 से, और कहां कहां जा सकते हैं? IS 2 से और IS 16 में, सॉरी IS 2 में और 16 में अगर चेंज इन यूज हो जाए। मैं साथ साथ आगे चलते रहे ऐसा ऐसा। इफ द एंटिटी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टीज इन IS 40, मीनिंग बताएं जिस लाइन का। सारा फोकस IS 40 में रखें। वो कहता है अगर IS 40 में
प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, अलाउड है? अलाउड है, अलाउड है सर। तो इस केस में बेटा आगे पढ़ने से पहले अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल है तो फिर कोई भी इशू नहीं है। फिर सिंपली क्या करना है मेरे वर्ड सुनो, जिस कैरिंग अमाउंट पे प्रॉपर्टी जहां होगी वहां से उसी कैरिंग अमाउंट पे प्रॉपर्टी दूसरे स्टैंडर्ड में ट्रांसफर हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल आप IAS 2 से IAS 40 की तरफ आ रहे हैं, तो IAS 2 जहन में लाए जरा, वहां अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट NRV पे मैयर हुई होगी, जिस वैल्यू पे आ रही होगी एंट्री कर देंगे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ट्रांसफर करना, ये सिंपल एंट्रीज हैं यार, इधर से उधर, उधर से इधर। क्या खत्म हो गया, क्या शुरू हो गया? IAS 2 से क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, और उसकी जगह IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और उससे आगे फिर IAS 40 का कॉस्ट मॉडल चलता रहेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेफिनेटली कॉस्ट मॉडल लाइफ ढूंढनी पड़ेगी, तो बाकी सब्सिक्वेंटली ऐसे ही। 16 से 40 में अगर आ रहे हैं तो IAS 16 में जिस कैरिंग अमाउंट पे एसेट होगा उसको उठाएंगे, डबल एंट्री कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, और बाद में IAS 40 यूज होना शुरू होगा। अगर IAS 40 से जा रहे होंगे तो IAS 40 में जिस कैरिंग अमाउंट पे फिगर होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, IAS 2 अगर है तो इन्वेंट्री डेबिट, और IAS 16 अगर है तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो इन केस अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है IAS 40 में तो सिंपल आपने कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर एंट्रीज करनी है। हाँ इधर आगे पढ़ के देखते हैं, दो लाइनें जो लिखी हैं। If entity uses cost model, a change in use will not change the carrying amount of the property because investment property, property plant equipment and inventories are all carried at their cost। मतलब simply means वो क्या कहता है, जो मेन वर्ड्स ढूंढने मैंने अंडरलाइन किए, the change in use will not change the, simply किस, ये carrying amount of word फाइनल है जी प्लीज, carrying amount किसे कहते हैं? नहीं वो भी ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह, लेकिन कैरिंग अमाउंट में जिस अमाउंट पे हमारी बुक्स में एसेट आ रहा है तो वो जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रहा है वो एज इट इज स्टैंडर्ड के मुताबिक जो फिगर होगी वो हमारी ट्रांसफर होती रहेगी। मेन प्रॉब्लम सिर्फ तब आएगा जब IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा हो। ये बेटा सेकंड लाइन में सिंपली ये कहा हुआ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर है या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है या इन्वेंट्री अगर सोचे हम, क्या सब में कोई कॉस्ट का जिक्र होता है? IAS 40 में तो कॉस्ट मॉडल यूज हो ही रहा है, क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में भी कॉस्ट मॉडल होता है? और क्या इन्वेंट्री भी कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट NRV के बेस पे? तो वो कहता है तीनों में क्योंकि कॉस्ट है तो मेन चीज ये कि कैरिंग अमाउंट में फिर चेंज नहीं आएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? इफ द एंटिटी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल, कहाँ? IAS 40। तो देन बेटा फिर तीन सिनेरियोज बन जाएंगे। इफ द एंटिटी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल then there may be measurement implications। बात लेकिन ये भी सिंपल है, आपको चीजें सारी पता है, लेकिन अब तीन सिनेरियोज नीचे ढूंढना जरा, एक A होगा, आगे ढूंढेंगे तो B होगा, और नेक्स्ट पेज पे शायद एक C जाएगा। पहले जस्ट इन लाइंस को हम जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बाद में फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। इस वक्त सारी बहस किस कॉन्टेक्स्ट में होगी? अब IAS 40 में कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल। IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल अगर है तो देयर आर थ्री पॉसिबल सिनेरियोज। नंबर 1, A, change from IAS 16 to IAS 40। ये हेडिंग के ऊपर लिख ले, जहां ऑनर ऑक्यूपाइड तो वर्ड याद है, IAS 16 से IAS 40 एक सिनेरियो ये बन जाएगा। उसमें क्या होगा फिर इंशाल्लाह भी बात करते हैं। देन नीचे B में ढूंढने आए, चेंज फ्रॉम इन्वेंट्री टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मींस IAS 2 to IAS 40। और C सिनेरियो में फिर क्या डिस्कस करेंगे, चेंज फ्रॉम IAS 40 टू आइदर कहां या कहां, IAS 40 टू IAS 16, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है इसलिए फिर ये इकट्ठा हुआ है। अगर IAS 40 से आप जा रहे हैं तो IAS 16 में चाहे जाएं या IAS 2 में जाएं, एक ही प्रिंसिपल है, वो फिर इंशाल्लाह एक इकट्ठी एग्जांपल में डिस्कस हो जाएगा। IAS 40 में कौन सा मॉडल है? फेयर वैल्यू मॉडल। तो देन तीन सिनेरियोज हैं, आ जाए जरा A सिनेरियो में। किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में जाने की बात हो रही है? IAS 16 से IAS 40। अब इसके नीचे इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है,
लेकिन वो हम बहुत कुछ पढ़ के जरा परेशान हो सकते हैं। हम पहले क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 की बेस पे बात पूरी कर लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश अपनी ही बना लेंगे। एग्जाम्पल 1 के डाटा पे आ रहे हैं। चेंज फ्रॉम ओनर ऑक्यूपाइड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स IAS 16 to IAS 40. Fantastic Limited has its head office located in Murray. During a heavy landslide on 30th June 2015, a building nearby, which it had rented to Honda Limited, was destroyed. रुक जाएं। फैंटास्टिक लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ है? लैंड स्लाइडिंग हुई 30 जून 2015 को, हेड ऑफिस बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। एक बिल्डिंग जो नियर बाय थी, किसको रेंट आउट की हुई थी? होंडा लिमिटेड कौन है यहाँ? किराएदार है, किराएदार है, किराएदार है, टेनेंट है, सॉरी यार, टेनेंट है, कस्टमर है, किराएदार है, क्लाइंट है। हम कौन है? फैंटास्टिक है हम, मालिक अल्लाह रहम करे, फैंटास्टिक लिमिटेड है। होंडा लिमिटेड हमारा कस्टमर है, टेनेंट है, सॉरी, क्लाइंट है यार। डिस्ट्रॉय कौन सी बिल्डिंग हुई है? नियर बाय वाली। साथ वाली कैसे बताया? नियर बाय यार, नजदीक है, नजदीक वाली यार, साथ वाली, बिल्कुल साथ। एज होंडा लिमिटेड हमारा जो टेनेंट है वॉज अ वैल्यूड कस्टमर, अच्छा कस्टमर है, टाइम पे रेंट देता है। फैंटास्टिक लिमिटेड डिसाइडेड टू लीज, वर्ड अगर आ जाए तो क्या ज़हन में आएगा? रेंट 80% ऑफ द हेड ऑफिस टू देम एज रिप्लेसमेंट। होंडा लिमिटेड हमारा एक अच्छा टेनेंट था, देयरफॉर कंपनी ने क्या फैसला किया कि हेड ऑफिस का 80% रेंट पे दे दिया जाए। ब्रैकेट पढ़ें, assume portions cannot be sold separately। कुछ याद आ रहा है सर? 20% हिस्सा अभी भी किसके पास है? हमारे पास। किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? हेड ऑफिस का मतलब, हेड ऑफिस का मतलब, ऑनर ऑक्यूपाइड का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। ये बार बार एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्ड बोला जाता है। तो हेड ऑफिस जो होता है उसका काम एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, और जो फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है उसका काम प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन, हेड ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हेड ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है सर। अब हेड ऑफिस का कितने परसेंट किसको दे दिए? अभी भी 20% हमारे पास है, लेकिन क्योंकि पोर्शन अलग अलग नहीं बेचे जा सकते, देयरफॉर ये सारी हेड ऑफिस बिल्डिंग अब क्या की बजाय क्या बन जाएगी? IAS 16 की बजाय IAS 40 बन जाएगी। एक नजर मेरे रिवाइज करने पेज 172 पे। अगर पोर्शंस हो जाए, पार्टली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज हो जाए और पोर्शन सेपरेटली सेल किए जा सकते हैं, फिर तो जितना हिस्सा जिसने कवर किया वो अकॉर्डिंगली आप वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर पोर्शन सेपरेटली सेलेबल नहीं है तो देन सिग्निफिकेंट की तरफ जब जाएंगे, और यहाँ क्योंकि सिग्निफिकेंट हिस्सा IAS 40 में जा रहा है, देयरफॉर पूरी प्रॉपर्टी ही IAS 40 में क्लासिफाई हो जाएगी। तो किस स्टैंडर्ड से आपने किस स्टैंडर्ड में जाना है? अब आ जाए जरा जो पैराग्राफ ए था उसकी बस पहली 2 लाइनें पढ़ लें ताकि हम जरा अप्लाई करने के काबिल हो जाए। पैराग्राफ ए जो शुरू हो रहा था, चेंज फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40। अब नीचे IAS 40 से, सॉरी IAS 16 से 40 में जाना है। कैसे जाना है? कंसंट्रेट जरा। एंटिटी मस्ट, कहां पढ़ना पता है सबको? ए पैराग्राफ मैं प्रिंसिपल पढ़ रहा हूं, उसको फिर अप्लाई करते हैं। मस्ट फर्स्ट, पहले क्या करना है जी? revalue the property plant equipment to fair value and the resultant increase or decrease is recognized in accordance with the standard on। ट्रांसफर से पहले अगर IAS 40 में जाना 16 से, तो देन रिक्वायरमेंट ये है कि आपने सबसे पहले IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन करनी है, विच मींस अगर लॉस आएगा तो प्रॉफिट लॉस में, और अगर गेन आएगा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का पार्ट बनेगा। और देन ये रिवैल्यूएशन करने के बाद फिर IAS 40 में आना। पहले क्या फिर क्या? फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 16 एंड देन ट्रांसफर टू IAS 40।
लेकिन रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 16 मींस लॉस, प्रॉफिट लॉस में, सरप्लस इक्विटी में, और अगर पहले भी सपोज कोई वहां रिवैल्यूएशन की वजह से सरप्लस पड़ा और लॉस आ गया, इन अदर वर्ड्स वही सब कुछ होना है जो IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन का होता है। जब भी आप काम कर लेंगे देन फिर ट्रांसफर एंट्री होगी। कैसे, आ जाए बाकी काम लिख के करते हैं। रजिस्टर करें, एग्जाम्पल 1 का आंसर बनवाएं। नहीं, फिर नहीं करेंगे एग्जाम में, लेकिन हमें अगर कभी भी कोई फेयर वैल्यू दी होगी तो हम उसे हमेशा सिग्निफिकेंट अज्यूम करेंगे। लेकिन ये जो बात मैं अक्सर बताता रहता हूँ, ये रियल लाइफ के एंगल से, रियल लाइफ के एंगल से, रियल लाइफ के एंगल से अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो फिर आप रिवैल्यू ना करें। लेकिन एग्जामिनर अगर हमें को फिगर दे दे, भी अज्यूम कि जितना भी डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट ही है, ठीक है। अगर इसमें पोर्शन कैन बी सोल्ड सेपरेटली होता तो फिर हम 80% को IAS 40 में रखते और 20% को हेड ऑफिस में रखते। आंसर 1 सर, एग्जाम्पल 1 का आंसर। ये एडजस्टमेंट सारी आप नहीं करवानी है सर, माशाल्लाह अकाउंटेंट है आप। डाटा पढ़ें और फर्स्ट डेट बताएं। बल्कि सॉरी, अभी डाटा हमने पूरा पढ़ा ही नहीं है, सॉरी अभी तो एग्जाम्पल का एक ही पैराग्राफ पढ़ा, सॉरी है, एग्जाम्पल के 2 पैराग्राफ्स रहते हैं, सॉरी, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ था एग्जाम्पल 1, पढ़ने जरा प्लीज। हेड ऑफिस वाज परचेज्ड ऑन फॉर ₹6 लाख, टोटल लाइफ, अच्छा ये चीजें भी अब फाइनल करनी है, टोटल लेना है, रिमेनिंग लेना है, कब क्या लेना है, ये प्लीज सारे डिसीजंस आज आपके। 10 years on 30th June 15 the fair value of the head office was, there was no change of fair value at 31st December 15। फैंटास्टिक लिमिटेड यूजेस किस स्टैंडर्ड के लिए कौन सा मॉडल और किस स्टैंडर्ड में कौन सा मॉडल, कुछ सवाल आपके जहन में जरूर उठने चाहिए। 40 में कौन सा मॉडल और 16 में कौन सा मॉडल, आए जी फर्स्ट डेट बताएं। एंट्रीज करनी है सिंपली हमने, इसी साल की एंट्रीज करनी है 31 दिसंबर 15 की, बिल्कुल सही है। अब तरतीब बना लेता हूँ, 1 जनवरी 15, ये डेट वगैरह फॉर्मेट बना लिया करें, सॉरी फॉर्मेट, डेट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, 1 जनवरी 15 जी। हेड ऑफिस बिल्डिंग एज अ, हेड ऑफिस बिल्डिंग एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट, कितने से, रुपीज में लिखना, छोटी सी फिगर था। सोच के ढूंढ के नेक्स्ट डेट, तीस जून 2015 को क्या हुआ, नहीं नहीं क्या हुआ, क्या प्रॉपर्टी का यूज बदल गया, किधर से किधर, लेकिन क्या यूज बदलने से पहले 6 महीने IAS 16 में इस बिल्डिंग ने गुजारे हैं, तो पहले क्या करें, चार्ज करें। ये मेरे वर्ड्स गौर से सुनने जी, इसमें कोई मुश्किल वाली बहस नहीं है, सिर्फ सही कॉन्टेक्स्ट अपना क्लियर करना। कैसे, फिगर 6 लाख डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 30,000। किस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने क्या किया, IAS 16 के मुताबिक 6 महीने गुजरे, हमने 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। करते हैं मतलब इकट्ठे होते हैं। IAS 16 में मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, तो IAS 16 के मुताबिक यहां तक बहस खत्म हो गई।
नहीं आप लाइन क्यों ना लगाए, नहीं ना लगाए, मैंने कब क्या लाइन लगाई। IAS 16 के मुताबिक हमारी बहस खत्म होगी, एसेट खरीदा, 6 महीने इस्तेमाल किया। अब इस ऑफिस बिल्डिंग ने, हेड ऑफिस बिल्डिंग ने किससे किस स्टैंडर्ड में जाना है, लेकिन क्या IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है? अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर IAS 40 में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो सिंपली एंट्री यहां क्या बनती, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट बाय कैलकुलेटर 5,70,000, 70,000 की रहेगी, 5,70,000 की रहेगी। हेड ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट बाय 6 लाख, सेपरेट लेजर बने हुए, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बाय 30,000। क्या मजाक है, कैरिंग अमाउंट भी एंट्री हो जानी थी, लेकिन लेजर क्योंकि अलग खुले में, इसलिए एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ने बीच में आ जाना। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल है IAS 40 में, IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, तो देयरफॉर अब ए सिनेरियो में वापस जाए। अब पहले क्या और फिर क्या, फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू द IAS 16 एंड देन ट्रांसफर। इस वक्त ये जो बहस हो रही है ये IAS 16 के अंदर रह के बहस नहीं हो रही है। IAS 16 के अंदर कौन सा मॉडल था, बात खत्म होगी उसकी। अब IAS 40 में अगर जा रहे हैं और IAS 40 में अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फर्स्ट रिवैल्यू अकॉर्डिंग टू IAS 16, अब ये किसकी रिक्वायरमेंट है, चेंज इन यूज की IAS 40 में रिक्वायरमेंट। कॉस्ट मॉडल है कहां पे, वो बहस खत्म हो गई है। अब कहां जाना है, वहां कौन सा मॉडल है, देन रिक्वायरमेंट क्या है कि रिवैल्यू करके जाएं, IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यू करें और फिर वापस जाएं। तब हम क्या शुरू करने लगे हैं, चेंज इन यूज, चेंज इन यूज की बहस शुरू करने लगे, फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40। मेरे वर्ड्स प्लीज क्लियर है। अब IAS 40 16 से सॉरी IAS 40 में अगर जाना है तो चेंज इन यूज की वजह से अब कौन सी एडजस्टमेंट्स आपने करनी, नहीं समझ आ रही, अच्छी बात है। कौन सी डेट पे यूज चेंज हुआ है, 30 जून। इस दिन अब पहले किस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या कर देना, IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन कर। कभी जिंदगी में आपने IAS 16 के मुताबिक रिवैल्यूएशन की है, किसको किससे कंपेयर करते हैं, कैरिंग अमाउंट बता दें यार, 6 लाख माइनस 30,000 570, फेयर वैल्यू ढूंढ दें, किस दिन की, इसी दिन की, इसी दिन की, इसी दिन मींस 30 जून की, कितनी है जी, 8 लाख। वो तो कहता है नो चेंज इन फेयर वैल्यू, वो तो कहता है नो चेंज इन फेयर वैल्यू। तो 31 दिसंबर की बहस हो रही है, अभी हम किस डेट पे खड़े हैं, जिस डेट पे चेंज इन यूज हुआ है। डिफरेंस लें, 2,30,000 क्या है, फेयर वैल्यू गेन है, नो नो नो, वर्ड वही रखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस है। डन है सर, डबल एंट्रीज शुरू करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट अभी मुझे याद करवाया था आपने, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक बहस है, तो पहले क्या होगा, एलिमिनेशन की एंट्री, हेड ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट 30,000, और देन हेड ऑफिस बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 2,30,000। जी सर, नोट है, कर लें कंप्लीट कर लें।
नोटेड है सर, लिख लें लिख लें लिख लें सर। जी नोट कर लिए। एक क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, नोट करके बता दूंगा। बस ये जो एग्जांपल 1 हो रही है, करें शुरू। इसकी रिक्वायरमेंट्स ऊपर जरा फैंटास्टिक लिमिटेड यूजेस ढूंढें। ये वहां तो लिखा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे है, मैंने रिवैल्यूएशन कर दी। अगर हम IAS 16 में ही रहते तो फिर बहस कहां खत्म हो गई। डेप्रिसिएशन के बाद कॉस्ट मॉडल है। ये जो काम हमने किया है ये किस स्टैंडर्ड के मुताबिक कब होना है, IAS 40 के मुताबिक चेंज इन यूज पे होना है फ्रॉम, लेकिन वो भी कब होना है अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है। ये चीजें थोड़ी ज्यादा हो जानी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे सेग्रीगेट रखें। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। देन यहां जब ये एंट्री हो जाएगी तो सेम डेट पे, सेम डेट का मतलब आफ्टर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हो गया, रिवॉल्यूशन हो गई, तब आपने शिफ्टिंग करनी है। किसको कहां लेके जाना है? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को नहीं यार, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को वहां लेके जाना है, ये वहां से यहां आना है। हेड ऑफिस बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अब उसे कहां लेके जाना है। एक सिंपल एंट्री बन रही है, शिफ्टिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, हेड ऑफिस बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट। कहां से कहां? अमाउंट बताएं कितने से? अमाउंट अमाउंट अमाउंट, अब एसेट 8 लाख पे आ गया है, डेप्रिसिएशन भी तो है, वो खत्म हो चुकी है। फाइनली एसेट कितने पे आ गया है? क्या उतने पे आ गया है जितने पे आना चाहिए? ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? फेयर वैल्यू पे अब उससे आ जाना चाहिए और फेयर वैल्यू पे ये ट्रांसफर हो गया। यहां से ऑनवर्ड्स आफ्टर दिस एंट्री कौन सा स्टैंडर्ड खत्म और कौन सा शुरू हो गया है? IAS 40 का कौन सा मॉडल है? ये IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है, मिलाएं, डाटा पढ़ें, कोई नेक्स्ट डेट सजेस्ट करें। नेक्स्ट डेट सजेस्ट करें। 31 दिसंबर 2015 करवाएं जी डेप्रिसिएशन की वर्किंग। नो डेप्रिसिएशन अपने हाथ से लिखें। एज फेयर वैल्यू मॉडल इन IAS 40। सेम डेट दोबारा लिखें। IAS 40 है, रिवैल्यूएशन करवाएं ईयर एंड पे। होनी थी, होनी थी, क्यों नहीं हो रही है? फेयर वैल्यू में इसको चेंज नहीं आया। कैरिंग अमाउंट क्या है? फेयर वैल्यू क्या है? 8 लाख, और उसमें अगर कोई चेंज नहीं आया है। कैरिंग अमाउंट क्या है? 8 लाख कैसे यार, वो तो 6 महीने पहले थी। वही है विदाउट डिडक्टिंग एंड डेप्रिसिएशन, वही कैरिंग अमाउंट है और कोई चेंज नहीं आया। तो कौन सी एंट्री रह गई? कौन सी एंट्री रह गई? फेयर वैल्यू गेन लॉस वाली है। तो नो यार, वही रह गई। रह गई मतलब, रह गई का मतलब नहीं होनी, रह गई। रह गई नहीं लिखनी, नहीं लिखनी पाए, रह गई नहीं लिखनी। क्यों नहीं लिखनी? नो चेंज इन फेयर वैल्यू, नो चेंज इन फेयर वैल्यू की वजह से कौन सी एंट्री रह गई? रह गई का मतलब नहीं लिखनी यार, नो चेंज इन फेयर।
लेकिन एक चीज जरा डिस्टर्ब करनी है हमें थोड़ी सी, तो कर देने दें जरा से। ढूंढने एक काम रहता है, नहीं ढूंढने जरा कुछ, जरा सारी एंट्रीज देखें दोबारा। एसेट फाइनल है जी 8 लाख पे चला गया, फिर उसने डेप्रिशिएट नहीं हुआ, वो 8 लाख पे रहा, फेयर वैल्यू में चेंज नहीं आया। एक सरप्लस आया था यार, वो सरप्लस किस स्टैंडर्ड के मुताबिक आया हुआ है, तो उस सरप्लस का क्या करें? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा सारा तो तभी ट्रांसफर होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में जब डिस्पोजल होती है। तभी बिल्डिंग तो मौजूद है, लेकिन वो किस स्टैंडर्ड की ब्रेक, किस स्टैंडर्ड में पहुंची हुई है। तो अब वो जो सरप्लस है, क्योंकि IAS 16 के एंगल से आया है, ये सबको पता है IAS 16 के एंगल से आया है, तो क्या वो सरप्लस पे ट्रांसफर होना है? सरप्लस ट्रांसफर होता है तो वो होना क्यों नहीं है? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। उस गरीब, चले ये सोच लेते हैं उस गरीब का अब क्या होना है, वो बेचारा अब गरीब क्यों हो गए? आप उसका कुछ करना नहीं चाह रहे, इसलिए मैंने उसका नाम जरा, नहीं गरीब बदल लेते हैं, गरीब अच्छा होता है। 6 लाख, सॉरी 2,30,000 ढूंढ ले जरा। बात किसकी हो रही है? 2,30,000 की हो रही है। यकीनन हम नॉर्मली किससे यूज टू हैं कि डेप्रिसिएशन होगी, ट्रांसफर होगा। अच्छा, लेकिन ये अब लैंड भी नहीं है। अगर ये सिर्फ लैंड होती तो इसकी डेप्रिसिएशन पहले भी ना आती। इसकी लाइफ है, वैसे ढूंढने की लाइफ है, लाइफ है, लाइफ है, नो 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 लाइफ है, नो लाइफ है। तो अब ये जो 2,30,000 है, ये आया किस दिन था? 30 जून पे आया था। उस वक्त कोई रिमेनिंग लाइफ वैसे गिने तो सही, यूज करनी है नहीं, वो बात की बात है। 10 ईयर्स कब थी? 1 जनवरी। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी भी होती तो रिमेनिंग लाइफ 9.5 ईयर्स रह गई, आधा साल गुजरा था। तो ये बड़ा सरप्लस क्योंकि IAS 16 के मुताबिक आया है, तो इस सरप्लस ने फिर IAS 16 के मुताबिक ही ट्रांसफर होना है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज हो रही? क्योंकि IAS 16 की बजाय IAS 40 में चला गया है, लेकिन सरप्लस IAS 16 के एंगल से आया था, इसलिए उसका नॉर्मल वे फिर यही रखें कि इसने एनुअल ही ट्रांसफर होना है। डन है? प्लीज आ जाए, सेंटेंस लिख रहा, एंट्री के लिए जगह छोड़े। एज द सरप्लस, एक छोटा सेंटेंस प्लीज लिखा था। एज द रिवॉल्यूशन सरप्लस इज अकॉर्डिंग टू, बताइए कौन सा स्टैंडर्ड? IAS 16, देयरफॉर। वैसे पॉलिसीज दो हैं, ये भी पता आपको? ट्रांसफर की पॉलिसीज हैं कौन कौन सी? एनुअल ट्रांसफर डिस्पोजल पे भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बताया हो तो नॉर्मली एनुअल ट्रांसफर है। तो देयरफॉर ट्रांसफर द सरप्लस एनुअली, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वर्किंग करवाएंगे प्लीज, करवाएं। 230 डिवाइडेड बाय 9.5 सबको पता है यार। यार ये तो 6 महीने गुजरे हैं, तो 9.5 कहां से आ गए? आधा साल। आई होप बड़े हो गए आप। मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन कौन सा आधा साल? 6/12 हो गया यार। और प्लीज सरप्लस कब आया था यार? साल के शुरू में या मिड में? तो कितने महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी अगर होती तो 6 मंथ से बनेगी। ये 9.5 कैसे बना है जो 6 महीने गुजर चुके हैं? और मैंने कौन से 6 लिए हैं जो बाद में आए हैं यार? प्लीज, कब से कब तक के ये महीने? जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, या अगले 6 या पिछले 6? आंसर 12105, डबल एंट्री, evaluation surplus debit and retained earnings credit.
सब लोग ये लिखने के बाद एक नजर रिवाइज करते हैं, रिवाइज करते नजर आए। अपनी एंट्रीज एक एक करके प्लीज रिवाइज करते नजर आए। अपने आप को बताएं पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, और फिर क्या क्या होता चला गया। जी बेटा लास्ट लाइन वाले ओके प्लीज, एनी कंफ्यूजन? अब साथ हैं लास्ट लाइन वाले हजरात, तो प्रॉब्लम तो नहीं प्लीज? स्क्रीन ठीक चल रही है? ये ट्रांसफर का बेटा मतलब डिस्पोजल नहीं है। ट्रांसफर का मतलब एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में है। अगर डिस्पोजल पे पॉलिसी होती तो फिर जब कभी ये प्रॉपर्टी डिस्पोज होगी उस वक्त ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर टू डिफरेंट स्टैंडर्ड और डिस्पोजल एक सफियान सब डिफरेंट चीज है। ठीक है, जी सकलैन साहब, अगर IS 40 में कॉस्ट मॉडल होता तो सिंपली जो कैरिंग अमाउंट होती है उसी पे ही ट्रांसफर हो जाती है, अगर IS 40 में कॉस्ट मॉडल होता। ये नोट कर लिया सबने? एनी कंफ्यूजन सर? अल्हम्दुलिल्लाह आपने कौन सा सिनेरियो कंप्लीट कर लिया? क्या प्रिंसिपल है यहाँ से थोड़ा सा जेम रखते रहे, बाद में अभी इनको इसको एक छोटा सा टेबल में फाइनल करते हैं इंशाल्लाह। ये क्या फैसला हुआ फाइनली, अगर हम किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो फिर क्या करना है? पहले IS 16 के मुताबिक रिवैल्यू करें और देन ट्रांसपेरेंटली करें, और बाकी अकॉर्डिंगली सोचें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो बेटा हम आज फिर वैसे ही करते हैं यार। अगर IS 40 में कॉस्ट मॉडल है तो फिर जो कैरिंग अमाउंट होगी वो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है अगर 2 मिनट छोड़ दें, अगर वो हो जाता, आपके जहन में जो बातें आ रही हैं आप बिलीव करें ये अकाउंटेंट सोच चुके हैं। तो अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर है। 20 सिनेरियो सर क्या है जी? ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे जो हो गया ये तो क्लियर है ना प्लीज? चेंज फ्रॉम कहां से कहां? चेंज फ्रॉम मायूसी टू प्रॉपर वर्किंग, पहला तो काम ये है। चेंज फ्रॉम बातें टू वर्किंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे? सिंपली कैरिंग अमाउंट ट्रांसफर करें। चेंज फ्रॉम कौन सा स्टैंडर्ड टू कौन सा स्टैंडर्ड? इसकी भी बेटा इस तरह करते हैं, इंग्लिश से मैं फंसने से पहले इसकी एग्जांपल नंबर 2 नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे उसका जरा सहारा लेके बात पहले समझ लेते हैं। Marvelous Limited, complete silence, has a building purchase with the intention of sale। आइए 16 आ गया। अगर आप कोई मशीन खरीदें विद द इंटेंशन ऑफ सेल, क्या है वो मशीन? कौन से स्टैंडर्ड में जाएगी? बिल्डिंग विद द इंटेंशन ऑफ सेल, ISO। On 30th June 2015 the management decided to lease to earn rentals। किस दिन कहां से कहां? On 30th June 15 the fair value was 13 lakh, the cost of purchase was 1 million on 1st January 15, there was no change in the fair value at 31st December 2015। Marvelous Limited uses fair value model to measure its, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता Marvelous Limited uses cost model to measure its investment property, तो जिस कैरिंग अमाउंट पे IS2 में होती एज इट इज अमाउंट ने बस आ जाना था, सिर्फ शिफ्टिंग होती है उस केस में।
लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 40 है और IAS 2 से IAS 40 में आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? अब पिछले पेज पे आ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, बात तकरीबन सिंपल है, तकरीबन सिमिलर महसूस होगा आपको, इसलिए मैं चाह रहा हूँ पहले हम सारा कर लें और उसकी बेस पे फिर एक समरी बना लें, तो इंशाल्लाह कोई इशू निकलना नहीं है। लेकिन चीज़ क्योंकि नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जहन में जरा करते करते जरा सेटिंग हो जाए। पेज पिछले पे चले जाएं, 176 के एंड पे। अब जरा प्रिंसिपल पढ़ लें कि IAS 2 से IAS 40 में कराना तो क्या करना है। प्रॉपर्टी दैट इज इंटेंडेड फॉर सेल in the ordinary course of business is carried according to IAS 2. In case it is classified as an investment property, then property is transferred to investment property at its, अब then से आगे अंडरलाइन करें, property is transferred to investment property at its carrying amount in accordance with IAS 2. What is in accordance with IAS 2? Law of cost NRV, and then revalued to fair value in accordance with the IAS 40 at the date of transfer. Any gain loss to profit and loss. दो स्टेप्स ढूंढे, पहले ट्रांसफर या पहले रिवैल्यूएशन। असल में IAS 2 में ना, IAS 2 जरा ध्यान मिलाएं, उसमें प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कॉस्ट एंड NRV, उसमें रह के हम रिवैल्यू कर ही नहीं सकते। IAS 2 में रिवैल्यूएशन का कोई कॉन्सेप्ट है, उसमें इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लॉ ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो इसलिए IAS 16 से जब आए थे 40 में, तब क्या हुआ था? पहले रिवैल्यू, क्योंकि वहां कर सकते थे, IAS 16 में रिवैल्यूएशन हो सकती है, अलाउड है। पहले रिवैल्यू किया था फिर ट्रांसफर किया। अब यहाँ शायद थोड़ा सा रिवर्स है, क्या? पहले ट्रांसफर और फिर किस स्टैंडर्ड के मुताबिक रिवैल्यूएशन। इट मींस अगर गेन लॉस आएगा तो फिर उसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना विदाउट एनी डेप्रिसिएशन। आए आप एग्जांपल करें, एग्जांपल मींस उसकी एंट्रीज करवाएं प्लीज, सीरियस रहिएगा, छोटी सी चीजें खत्म हो जानी है और मेन फिर सवाल मिक्स होके आने हैं। और फुल एंजॉयमेंट इंशाल्लाह स्टार्ट होनी है। एग्जाम्पल नंबर 2, IAS 2 to IAS 40। मेरे वर्ड्स प्लीज दोबारा गौर से सुनिएगा, गलत तरफ ना जाएं, सोच के ढूंढ के फर्स्ट डेट बताएं। जी डेफिनेटली परचेज डेट बताई हुई है, ढूंढ के परचेज डेट ढूंढें। अब डेटा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ, 1 जनवरी पहले या 30 जून पहले? 2015 में 1 जनवरी पहले आएगा या 30 जून पहले आएगा? आप यकीन माने छा गए, 1 जनवरी 15। नहीं बेटा, बिल्डिंग की बजाय को अच्छा वर्ड कर लें जरा। मेरा ख्याल है बिल्डिंग अगर हम लिखेंगे तो IAS 16 जहन में आ जाए। अगर मैं आपके सामने परचेजेस वर्ड बोलूं, IAS 2 में अगर गुड्स खरीदी हो तो परचेजेस या इन्वेंट्री, ये वर्ड यूज होना चाहिए। इतनी बड़ी बिल्डिंग परचेजेस, ये गुड्स होती क्या है? जो चीजें खरीदी हैं बेचने के लिए, तो क्या मशीनरी भी गुड्स हो सकती है? क्या अगर कोई एयरप्लेन्स बनाने वाली कंपनी है, बोइंग 737 जो बोइंग प्लेन्स बना रही कंपनी, उसके लिए जहाज क्या है, वो क्यों बना रही है? और अगर बचे हुए हैं, इन्वेंट्री है। तो छोटा सा तो जहाज होता है, उसी की बात हो रही है। आपका लेवल ही मसला बड़ा है। डबल एंट्री सर, बिल्डिंग की डबल एंट्री सर, परचेजेस या इन्वेंट्री डेबिट, बिल्डिंग एज अ परचेज या इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। वैसे वर्ड सुने हुए आपने परचेज, इसकी जगह कभी इन्वेंट्री भी सुना हुआ है? एक पीरियोडिक और परपेचुअल, इन्ना लिल्लाहि, याद आ गया है, ये हुई ना बात, या अल्लाह मदद कर मौला। ये पुरानी गेमें भी सामने आनी, पुरानी गेम्स सॉरी सामने आनी है। परचेज, पीरियोडिक, इन्वेंट्री, वही फिलहाल ओके सर। नेक्स्ट डेट सोच के 30 जून 15
क्या हुआ 30 जून 15 में साथ रहना, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना। चेंज इन यूज से पहले 6 महीने ये बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं हुई, ये वाकई इस्तेमाल नहीं। सबसे पहले लिखे नो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड, एज पर IS2। कौन से स्टैंडर्ड में खड़े होकर पहले आपने 6 महीने का फैसला किया? अब 30 जून 15 पे क्या हुआ? चेंज इन यूज की वजह से ट्रांसफर यार, चेंज इन यूज हुआ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता ना, किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में? IS2 से ठहरे ठहरे ठहरे, आराम से आराम से आराम से, पेशेंस। 30 जून पे जब रुके 6 महीने जहन में आए, लेकिन IS2 जहन में आया, डेप्रिसिएशन जहन से निकल गई। फिर 30 जून पे नजर आया कि चेंज इन यूज हो रहा है IS2 से IS40। देन सवाल जहन में आया, क्या IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है? अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता तो एंट्री बता दें बता दें बता दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 मिलियन डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्लांट, सॉरी, इन्वेंट्री क्रेडिट 1 मिलियन, यही कॉस्ट कैरिंग अमाउंट के तौर पे शिफ्ट हो जाती है। लेकिन क्या IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल है? देयरफॉर पेज 176 पे एंड पे दोबारा जाएं। अब पहले क्या करें और फिर क्या करें? फर्स्ट ट्रांसफर करें और उसी फिगर की बेस पे फर्स्ट ट्रांसफर करें जिस फिगर पे एज पर IS2 आ रही थी, और देन ट्रांसफर करने के बाद फिर सोचेंगे कि IS40 में क्या करना है। पहला स्टेप करवा दें, ट्रांसफर या रिवैल्यूएशन। एंट्री हो ही जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेंट्री और परचेजेस, जो विच एवर यू वांट टू से, 1 मिलियन से ही। ये नहीं कंफ्यूजन से? देन क्या करें? स्टेप 2, किस दिन किस दिन किस दिन किस दिन? ये बड़ा अगर NRV पे होती तो NRV से कर देते। लोअर ऑफ कॉस्ट NRV जिस फिगर पे होती वो कैरिंग अमाउंट बन जानी थी, उस फिगर की बेस पे ट्रांसफर कर देते। ये सर सेम डेट है अभी, सेम डेट, इमीडिएटली सेम डेट पे अब क्या होने लगा? किस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होने लगा? कैरिंग अमाउंट बता दें प्लीज, कैरिंग अमाउंट बता दें, फेयर वैल्यू बता दें, किस दिन? सेम डेट। 1 मिलियन कैरिंग अमाउंट, 1 मिलियन कैरिंग अमाउंट, 1 मिलियन कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मीन CA डॉट कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट विदाउट डेप्रिसिएशन। व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज डिफरेंस? सोच के डिफरेंस का सही नाम, फेयर वैल्यू गेन की डबल एंट्री, फेयर वैल्यू डेबिट गेन क्रेडिट, दो हिस्सों में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। हाँ जी, प्रॉफिट लॉस। रिक्वायरमेंट में ईयर एंड पे नजर दौड़ाएं। यार ईयर एंड पे नजर दौड़ाएं, मैंने कब कहा कि नहीं? ईयर एंड पे नजर दौड़ाएं। क्या है ईयर एंड? तो 6 महीने फर्दर भी तो गुजरे इस साल के यार। डेट लिखे 31 दिसंबर 15। किस स्टैंडर्ड में पहुंचे हुए आप और उसमें कौन सा मॉडल यूज हो रहा है?
डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा के बहस खत्म करते हैं। नो डेप्रिसिएशन इन IAS 40 if fair value model। रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट करवाएं। अच्छा, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट होनी है, ठीक है, वो आपकी बात ठीक, मैं मान नहीं होनी, हो नहीं पाएगी, कंपैरिजन करना है, वरना क्यों नहीं कर पा रहे? नो चेंज इन फेयर वैल्यू। देयरफॉर सोच के बताएं फाइनली हमारी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू पे आ रही होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फाइनली 13 लाख पे नजर आ रही होगी। क्या होना नहीं था और क्या अवेलेबल नहीं है, क्या सॉरी क्या होना नहीं और क्या चेंज नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन होनी नहीं थी और फेयर वैल्यू में तब्दीली आई नहीं। आई होप कि कोई इतना भी इशू नहीं है। क्या ये लाइनें लिखना जरूरी है? नहीं यार, कंपल्सरी तो नहीं है, लेकिन ये भी इतराज नौजवानों ने उठा दिए। क्या अब हम इंग्लिश भी लिखें? बेटा जरूर लिखें ताकि याद रहे यार। हाँ, पेपर में डेफिनेटली आप ना लिखें यार, वहाँ आपको पहले ही याद होगा यार। सॉरी यार अहमद जी। सर जी अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट सिनेरियो में आ जाए, पेज 177। साथ वाले से पूछ रहे अलाउड है? साथ वाले के ब्याह पे मैं बता देता हूँ, कर लेते हैं बेटा यार, टाइम है। प्लीज सिनेरियो ए और बी बता दें कौन कौन सा हो गया है, कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से। और सिर्फ एक सिनेरियो रहेगा कि 40 से 2 या 16 में जाना है, तो देन क्या होना है? तो हेडिंग आगे जी, चेंज फ्रॉम IAS 40 टू ऑनर ऑक्यूपाइड मींस IAS 16 और इन्वेंट्री मींस IAS 2। आइए पहले इसका पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं यार। entity must first adjust the properties carrying amount to fair value on the date of change। किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में? अच्छा, यहां तक ना अभी इंशाल्लाह भी एक समरी बनाते हैं, लेकिन शायद बात सिंपल ये है कि अगर आप किसी ऐसे स्टैंडर्ड से शिफ्ट कर रहे हैं जहां रिवॉल्यूशन हो सकती है, तो पहले कर लें और फिर ट्रांसफर करें। और अगर IAS 2 से ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर वहां क्योंकि रिवॉल्यूशन है नहीं है, इसे ट्रांसफर करने के बाद कर लें। अगर आप गौर से देखें तो शायद इस तरह से ध्यान में रखना जरा इजी हो जाएगा। अगर IAS 40 से अब शिफ्ट होने लगे हम, तो वहां IAS 40 में कोई रिवॉल्यूशन हो सकती है। The entity must first adjust the property is carrying amount to fair value on the date of change. The resultant change must be taken to profit and loss as gain or loss caused by fair value adjustment। Means किस स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या कर लें? IAS 40 के मुताबिक रिवॉल्यूशन कर लें। इन शॉर्ट वर्ड्स, गेन आए, लॉस आए, कहां चला गया? The fair value on the date of transfer determined in accordance with IAS 40 will be treated as cost if the property is classified। मेरा ख्याल है वैसे इंग्लिश में फंस रहे हैं हम, जरा पहले एग्जांपल कर लें, बात बिल्कुल सिंपल है, फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जरा मैं पूरा पहले आपको सिनेरियो समझा दूं। जी सही कह रहे हैं जी आप, जस्ट एक मिनट, एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं। मेरा ख्याल है उस फिगर्स को सामने रख के जरा इंग्लिश पढ़ना इजी हो जाएगा। चेंज फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू, अच्छा यहाँ नीचे जो अब एग्जांपल है ये IAS 40 से IAS 16 में जाने की है, लेकिन अगर यही IAS 40 से सॉरी IAS 2 में जाने की बात होती तब भी सेम ही ट्रीटमेंट होना। ठीक है, तो आज पढ़े सुपर लिमिटेड। ये तो सारी एग्जांपल्स में आपके नाम निकले यार। पहली एग्जांपल में फैंटास्टिक था, दूसरी में और तीसरी में गेम ही और होगी। सुपर लिमिटेड ओन्ड एंड लीज्ड आउट अ बिल्डिंग इन पेशावर। जी सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लीज्ड आउट which was correctly classified as an investment property on 31st December 2014 and carried at fair value model during an earthquake. The head office of the Super Limited was destroyed with the result that Super Limited had to relocate। क्या होता है जी? शिफ्ट होना, शिफ्ट हो जाना। इट्स हेड ऑफिस इनटू पेशावर बिल्डिंग। ये जरा दोबारा पढ़ के बताएं।
ये खुदा ना खास्ता पे कहाँ है? नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, नहीं नहीं ये नहीं हुआ है, जरा पढ़े जरा। ये कहीं ऐसी जगह है जहां हेड ऑफिस था, और वो कहाँ था उसकी जगह नहीं बताई हुई। वो अल्हम्दुलिल्लाह अंटार्कटिका में था। अल्लाह का शुक्र है, मतलब हमारी बचत होगी। अंटार्कटिका में आबादी नहीं ना, इसलिए मैंने कहा अंटार्कटिका कहाँ है। जहां भी है यार, वही मार्स के पास ही। तो क्या कहाँ है और क्या कहाँ था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पेशावर में है, और हेड ऑफिस जहां भी था वहां खुदा ना खासा अर्थक्वेक आया था। वहां से कहाँ आ रहे हैं? वहां से पेशावर शिफ्ट हो रहे हैं। पेशावर में क्या था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। IAS 16 से IAS 40 की तरफ, या 40 से 16 की तरफ? पेशावर प्रॉपर्टी की शायद अगर बहस करें तो पेशावर प्रॉपर्टी पहले इस 40 में थी, अब अगर ये यूज होना शुरू हो जाएगी तो IAS 16 बन जाएगी। लेकिन पढ़ने जरा, पता नहीं बात है अभी के। द टेनेंट्स ऑफ दिस बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग, were requested to move out as of 30th June 15। नहीं मतलब मैं तो फोर्स, मैंने अच्छा नहीं लग रहा, बट रिक्वेस्टेड या वो नहीं जा रहे होंगे फिर मजबूरन रिक्वेस्ट करते करते। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग on 31st December 14 was 2 lakh. As on 30th June 15, the building's fair value was 2,60,000 and a remaining useful life of 10 years. Required, prepare journal entries in the Super Limited's records for the year ended 31st December 2015। ऊपर एक नजर बस देख लें, पहला काम क्या करना है जी, 40 के मुताबिक रिवैल्यू करना है और बाद में ट्रांसफर करना है। बाद में क्या करना है पहले कर लेते हैं, इंशाल्लाह फिर पढ़ लेते हैं। हाँ जी, आंसर बनाते हैं। किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड की तरफ? अच्छा सही तरह यार समझे, छोटी छोटी चीजें ऐसे ही, ये क्वेश्चंस करते हुए फिर गलत नहीं करवानी। IAS 42 IAS 16, प्लीज सब इन्वॉल्व रहिएगा, जो जो जहन में आए जरूर बताइएगा। फर्स्ट डेट सोच के बतानी है। मैंने सोच के वर्ड पे जरा ज्यादा एम्फसाइज किया है क्योंकि आपने गलती करनी ही करनी है। फर्स्ट डेट सोच के बताएं। 31st December 2014 is not a relevant date for the year ended 31st December 2015। हमारा वाला साल किस दिन से शुरू हो रहा है? 1 जनवरी 15। तो 1 जनवरी 15 पे एंट्री बताएं। ये गौर से अगर देखें तो लग रहा है कि ये 14 से 15 में प्रॉपर्टी आ रही है। ये पिछले साल के एंड पे थी प्रॉपर्टी, ढूंढ के बताएं कितने पे थी। ढूंढे 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 2 लाख। 2 लाख कहां से आ गया? किस दिन की फेयर वैल्यू बता दी मुझे? आप यकीन माने आपने सही बता दी। तो सोचो जरा दोबारा, क्या ये पिछले साल के एंड पे कैरिंग अमाउंट है? ये बड़ा लग रहा है कि ये करंट ईयर में नहीं खरीदी हुई। ये 31 दिसंबर 14 के वक्त ऑलरेडी 2 लाख पे आ रही थी। ये शायद CDBD बनना है। किस साल से किस साल में? 14 से 16 में। तो सोच के जरा BD की एंट्री बताएं। ब्रॉडन बस उठाया जाता है, ऐसे ही है सर। तो कितने पे बिल्डिंग थी और किस साल से किस साल आ रही है? 2 लाख पे बिल्डिंग थी 31 दिसंबर 14 पे, और 14 से 15 में आ गई है। दोबारा डाटा देखें। फर्स्ट रेलेवेंट डेट ऑफ एंट्री बताएं, प्लीज बता दें यार। क्या ख्याल है? अब 1 जनवरी को रेलेवेंट डेट नहीं है, 30th जून पे मुझे क्यों रोक रहे हैं? अच्छा वो कंसंट्रेशन प्लीज नहीं है जो होनी चाहिए ताकि ये बहस खत्म हो जाए। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें इधर उधर टाइम वेस्ट करके इग्नोर कर दिया जाए।
प्लीज कोशिश करें ये बातें शायद ठीक है, वो एक छोटी सी नई चीज बीच में जरूर है, वरना अकाउंटिंग के पुराने कॉन्सेप्ट प्लीज फाइनल हो रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट रेलिवेंट डेट? सोच के बताएं इस दिन क्यों रोका मुझे। नंबर 1, सबसे पहले 6 महीने गुजरे हैं जनवरी से जून तक, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करवाएं। वजह बताएं। IAS 40 सिर्फ नहीं, IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल, तो स्टेट अवे सिर्फ क्या बात होनी है, चेंज इन यूज। 30 जून पे चेंज इन यूज बेटा पहले ज़हन में रहा करना। क्या 30 जून 15 पे कुछ चेंज इन यूज हुआ? अच्छा, सारी बहस उस बिल्डिंग की हो रही है जो बेचारी अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हुई है, या उस बिल्डिंग पे हो रही है जिसमें शिफ्टिंग हो रही है? ये पेशावर बिल्डिंग की सारा डाटा है, अदरवाइज उस बिल्डिंग का तो बहस ही नहीं कर पा रहे हम जब बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है। अगर उसकी इंफॉर्मेशन होती जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है, तो 30 जून 15 को उस बिल्डिंग की डिस्पोजल टाइप चीज भी होनी चाहिए थी, उसे बुक से खुदा ना खासा निकालना पड़ना था। किस एंट्री की बात करने लग गया हूं? वो बिल्डिंग क्रेडिट, वो बिल्डिंग क्रेडिट, और ढूंढना पड़ना था कि जो बेचारी बिल्डिंग का कुछ बचा है उसके बदले को कैश नहीं, गेन लॉस है, डिस्पोजल पे को लॉस। डिस्पोजल एक तो बेच के डिस्पोजल होती है, लेकिन सम टाइम चीजें डैमेज होने से भी डिस्पोजल होती है। डिस्पोजल का वर्ड तब यूज होता है जब आपने एसेट को अपनी बुक से निकालना हो। वो डिस्पोजल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी डैमेज की वजह से भी हो सकती है, और समटाइम्स एक्सचेंज की वजह से भी हो सकती है। तो अगर पुरानी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन होती, पुरानी सॉरी नहीं, हेड ऑफिस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन होती, और वो अगर डिस्ट्रॉय हुई है, तो शायद उसकी कोई क्रेडिट करके कोई गेन, बल्कि गेन तो शायद नहीं करना चाहिए, तो जो लॉस हुआ उसकी वजह से वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास डाटा किसका नहीं है? हमारे पास उस बिल्डिंग का डाटा नहीं है, हमारे पास सारा जो डाटा है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के एंगल से। दोबारा गौर से देख लें, पेशावर अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर बिल्डिंग के एंगल से। बेटा काइंडली इस तरह के क्वेश्चन में से ना पूछें, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूं आपके सवालों से। क्या एक क्वेश्चन में ये लाइन लिखना जरूरी है? तो बेटा ना करें, ना लिखें बेटा, मैंने कब कहा कि जरूर लिखें, लेकिन बेटा पता तो होना चाहिए, और अगर लिख लेंगे तो उसमें क्या हर्ज है? डबल एंट्री करते हुए अंग्रेजी कहाँ से आ सकती बीच में? बेटा एक हेडिंग बनाई जा सकती, कम से कम जेन बना ले। चलो हम इस तरह करते हैं, जितनी मेरी हेडिंग्स है ना ये जेन में है, लेकिन जेन में क्योंकि सही अक्सर नजर नहीं आता, मैं इसलिए मैंने पेज पे लिख दिया। एक कॉन्टेक्स्ट बना लें, क्या होगी जब बड़े हो जाएंगे तो चाहे सारी एडजस्टमेंट जेन में रख के कर दीजिएगा। जी सर जी, चेंज इन यूज हो रहा है, किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में जा रहे हैं? पहले किस स्टैंडर्ड के मुताबिक मुझे क्या करवाने लगे हैं आप? कैरिंग अमाउंट बता दें, अब जाती कर रहे हैं अगर आप नहीं सोच रहे, वो तो फेयर वैल्यू है, उस पे हमारा एसेट आ गया था, अब हमारी बुक्स में वही 2 लाख होगा। अब फेयर वैल्यू बताएं। 2,60,000। डिफरेंस बताएं, नाम बताएं, अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड? डबल एंट्री करवा दें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट 60,000। एलिमिनेशन की एंट्री नहीं करवाई आपने यार। बस अब प्रॉब्लम सिर्फ ये होना है कि जब ये क्वेश्चन मिक्स आने हैं तो आपके जेन में अलग अलग सेग्रीगेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट डेट सोच के, हाँ जी सेम डेट आनी है अभी बेटा। अब ये जो एंट्री है हमने ये IAS 40 के मुताबिक रिवैल्यूएशन कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसे ट्रांसफर करना है। कहां से कहां? बनवाए हेड, जरा बनाओ। अब हेड ऑफिस बिल्डिंग कह लें एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हेड ऑफिस बिल्डिंग, अब इसका नाम बदल के हेड ऑफिस बिल्डिंग एज अ PPE डेबिट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। सोच के बताएं कितनी अमाउंट है?
2 लाख कंफर्टेबल है? किस स्टैंडर्ड से निकल के किधर आ गए हैं? ये अब सोच के नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2015 किस स्टैंडर्ड के मुताबिक अब सोचना है आपने? IAS 16 में जो भी मॉडल यूज हो रहा हो, क्या पहले डेप्रिसिएशन 6 महीने की आनी है? और जाने दें यार, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है फिर कहाँ आनी है? फिर भी आनी है, चाहे कौन सा हो या कौन सा हो कहाँ। अगर IAS 16 में कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल दो भी है तो पहले क्या आना ही है? डबल एंट्री बताएं, और प्लीज सोच के कैलकुलेट करके अमाउंट बताइएगा। जी सर, अमाउंट ना करिए यार। रिमेनिंग लाइफ कब गिननी होती है? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे गिननी होती है। और क्या उसने खुद गिन के बताई है यार? और जब वो खुद गिन के रिमेनिंग लाइफ बताएगा तो हम ईयर एंड पे आके खुद रिमेनिंग गिन डिवाइडेड बाय। और जाने दे यार, अभी पिछले सवाल में 9.5 करवाया आप लोगों ने। जल्दी से डिफरेंस देख के बताएं, जल्दी से। नो नो देख के, नो 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 नो। एग्जाम्पल वन का डाटा देखें। एग्जाम्पल वन का डाटा, आंसर नहीं, डाटा डाटा डाटा। डिफरेंस बताएं, वहां क्यों 9.5 बताया है? वहां 1 जनवरी का 10 साल था यार। 1 जनवरी को 10 साल थे। रिवैल्यूएशन डेट 30 जून थी। 6 महीने गुजरे हुए थे, रिवैल्यूएशन डेट पे 9.5 ईयर्स थे। यहाँ 30 जून पे ही रिमेनिंग लाइफ 10 साल दी हुई है। ये 30 जून पे रिमेनिंग 10 कैसे हो सकती है? इसने बताया हुआ है यार, आधा साल गुजरा हुआ है यार, इसने बताया हुआ है। ये कैसे हो सकता है किसी बिल्डिंग की लाइफ साल के शुरू में 10 साल हो और साल के मिड में रिमेनिंग हो? आई होप कि ये हो सकता है। तो ये दोनों सवाल आपस में लिंक्ड नहीं है। इस सवाल में उसने किस वक्त की रिमेनिंग लाइफ बताई हुई है, जिस वक्त हमें चाहिए। ये कब गिनते हैं रिमेनिंग? जब ईयर एंड आ जाए, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे गिन लेते हैं और काइंडली इसको यूज करते हैं। तो गिनने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? गिवन है यार। डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय कहां से आया? आंसर बता दें, गेम आगे बढ़ा दें, बताएं और क्या रह गया? सरप्लस ट्रांसफर करें जनाब, आज सरप्लस ट्रांसफर होगा। अगर होता तो होना ही था यार। सरप्लस किधर गया? आया ही नहीं था। IAS 40 के मुताबिक रिवैल्यूएशन हुई है और गेन सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। सवाए इसके कि मिक्स हो रहा है। आई होप कि इतना इशू भी नहीं है। आए जो हमने किया है इसके एक शॉर्ट समरी। एनी अदर एंट्री? एनी अदर एंट्री? जो बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ दे रहे हैं जी। डिस्पोजल, खतरनाक सवाल महसूस हो रहा है। डिस्पोजल पे गेन लॉस नहीं, अगर कोई सीरियस सवाल है तो बता दें यार। रास्ते में रुका ये सवाल, मेरे तक आते आते बीच में ये साइलेंट हुआ है। चले, मेरा ख्याल है कि आप मुझे समरी बनवाने में इंटरेस्टेड है। सब रुक जाए जहां भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेज नंबर 177 के मिड में जगह भी है, आपने वहीं एक छोटा सा टेबल बनाना है। मैं आपके सामने एक समराइज फॉर्म में सिचुएशन लिख रहा हूँ। बेटा ठहर जाए यार, एक मिनट, क्या हो गया? सोच के तो देखें क्या कर रहे हैं। प्लीज बनाने से पहले मैंने जगह बताई है, मैं माजरत चाहता हूँ कि वहां लिखना है। जस्ट एक मिनट, मैं चाह ये रहा हूँ कि हमने 3 जो प्रोसीजर पढ़े हैं इनको जरा हम अपने जहन में रखने के लिए शॉर्ट समराइज फॉर्म में लिखें। लेकिन ये जो सिचुएशन में पढ़ी है ये है किस कॉन्टेक्स्ट में? चेंज इन यूज इफ if change in use
ट्रीटमेंट ऑफ change in use, just a minute, change in use if fair value model in IS 40। थोड़ा थोड़ा बनवा दें जरा, अगर आप चाहेंगे इसे कितना एक्सप्लेन करना है वो भी करवा दीजिएगा। डेफिनेटली जरा समराइज फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो सारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, कोई कोशिश करते हैं जरा वर्ड्स कम हो जाए, लेकिन वर्ड्स कम करते करते ये ना हो कि बेसिक प्रिंसिपल ही सही ना हो। तो अपने जरा पिछले पेज पे चले जाएं, पेज 176 पे आप है। पहला सिनेरियो क्या है, IS नहीं शॉर्ट वर्ड्स में लिखवा दें, IS 16 तो IS 40। अगर 16 से 40 में आ रहे हैं तो शॉर्ट वर्ड्स में फर्स्ट रिवैल्यू according to IS 16 and then transfer, and I think okay, revaluation according to IS 16 means जो IS 16 के मुताबिक लॉस सरप्लस का होना है वो हो जाएगा, सरप्लस का क्या होना बाद में वो 16 के मुताबिक होता रहेगा, एंड देन ट्रांसफर। देन ट्रांसफर की बस एंट्री बता दो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट। पहले क्या फिर क्या, मेरा ख्याल है कि बात सफिशिएंट है। नीचे सिनेरियो बी लिखा है, IS 2 to IS 40, first transfer then revalue according to IS 40। IS 40 में रिवैल्यू करने का मतलब समझेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, और IS 40 के मुताबिक जब रिवैल्यू कर लेंगे तो फिर बाकी IS 40 की गेम शुरू हो जाएगी। फर्स्ट क्या देन क्या, फर्स्ट ट्रांसफर देन रिवैल्यू। लास्ट सिनेरियो IS 42 IS 2 और IS 16, फर्स्ट revalue according to IS 40, therefore gain loss profit loss में, and then transfer, and then जहां जाएंगे अकॉर्डिंगली वो स्टैंडर्ड वहां से अप्लाई करेंगे। IS 2 में जाएंगे तो IS 2 बाद में फिर लोअर ऑफ कॉस्ट NRV के एंगल से अप्लाई होगा। IS 16 में अगर जाएंगे तो IS 16 के मुताबिक फिर एसेट आपका डेप्रिशिएट होगा। डन है सर? तो मेरा ख्याल है सफिशिएंट है, इतना का अगर ज़हन में रखा जा सके तो इंशाल्लाह अप्लाई कर लेंगे। अब ये पेज नंबर 177 पे बनाएगा, रजिस्टर में रहने दें, वो फिर बाद में रजिस्टर में कहाँ लिखा याद रहता है। पेज 177 के नीचे जगह एक समरी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन यूज बनाना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ओके? और अगर लिखते लिखते बातें हो जाएं तो उसका मजा ही और है और अगर लिखते लिखते याद हो जाए तो ये एक विशफुल थिंकिंग है। दुनिया में सर जी सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, बी रियलिस्टिक, इतने जज्बाती नहीं होते सर। कुछ मजा ये बातें शुरू हुई हुई, लगता है हंसना ही पड़ना है आज। जी बेटा, अगर IS 40 से IS 2 में जाना है या IS 40 16 में, तो पहले IS 40 के मुताबिक जिस तरह अभी एग्जांपल नंबर 3 में हमने रिवैल्यूएशन की है और देन उसके बाद फिर ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, और IS 2 में इन्वेंट्री डेबिट, और अगर IS 16 में जा रहे होंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट। जिस तरह भी क्वेश्चन रिजॉल्व किया।